Good evening everyone. From today we are starting class 12 बैच for accountancy. तो आज की क्लास में मैं आपको पूरे साल में हम लोग अपना बैच को किस तरीके से लेके चलेंगे, किस तरीके से हम तैयारी करनी है, क्या क्या मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो पूरा का पूरा माइंड मैप मैं आपको आज देने वाला हूँ। उससे पहले हम लोग पहले पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं, क्योंकि पेपर का पैटर्न समझना बेहद जरूरी है। बोर्ड का ईयर है आपका क्लास 11 तो जैसे भी आपने कर ली अच्छी बुरी ठीक है, लेकिन क्लास 12 में आपको बिल्कुल फोकस रहना है फर्स्ट डे से ही। जैसा कि आप जानते हैं पेपर का नाम है अकाउंटेंसी, पेपर का नाम है अकाउंटेंसी। इसका जो कोड है वो है 055, इसका जो कोड है वो है 055। ये पेपर आपका दो पार्टों में डिजाइन किया जाएगा, ये पेपर दो पार्टों में डिजाइन किया जाएगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर दो बुक हमारे सिलेबस के अंदर हैं, पार्ट ए के अंदर दो बुक हमारे सिलेबस के अंदर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12 में टोटल 3 बुक्स आपको पढ़ाई जाएंगी, तो उसमें से जो दो बुक्स हैं वो पार्ट ए के अंदर हैं। पहली है पार्टनरशिप, पहली है पार्टनरशिप और दूसरी है कंपनी। पहली है पार्टनरशिप और दूसरी है कंपनी। पार्टनरशिप की जो टोटल वेटेज है वो 36 मार्क्स की है। सबसे ज्यादा वेटेज वाली जो बुक है वो पार्टनरशिप है। कंपनी की जो वेटेज है वो 24 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है? 24 मार्क्स की। तो इस तरीके से जो पार्ट ए है वो टोटल मिला के 60 मार्क्स का आपका बैठता है। पार्ट बी में एक ही बुक है और वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो वेटेज है वो 20 मार्क्स की है, इसकी जो वेटेज है आपकी 20 मार्क्स की है। तो रिपीट मैं कर रहा हूं एक बार दोबारा से, जो अकाउंटेंसी का पेपर है दो पार्टों में आपका डिवाइडेड होके आएगा। पार्ट ए जिसके अंदर दो बुक हमें पढ़नी है, पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ने हैं और कंपनी अकाउंट पढ़ने हैं। पार्टनरशिप अकाउंट 36 मार्क्स की वेटेज है, सबसे हाई वेटेज पार्टनरशिप अकाउंट की ही है। 24 मार्क्स की जो वेटेज है वो कंपनी अकाउंट की है, और जो तीसरी बुक है यानी कि जो पार्ट बी के अंदर आएगी वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी वेटेज जो है आपकी 20 मार्क्स की है। अगर मैं बात करूं कि लेबर के हिसाब से वेटेज किस पार्ट की ज्यादा है, तो उसमें मैं सबसे हाई रैंक करता हूं कंपनी अकाउंट्स को, उसमें सबसे हाई रैंक मैं करता हूं कंपनी अकाउंट्स को, क्योंकि इसमें मेहनत कम है और उसके मुकाबले वेटेज ज्यादा है। जैसे हम बात करें पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर, उसमें टोटल 7 चैप्टर है। टोटल कितने चैप्टर है? 7 चैप्टर है। उन 7 चैप्टर के में से 36 मार्क्स का आएगा, वो बड़े बड़े चैप्टर हैं। कंपनी अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं, और उन 2 चैप्टर से 24 मार्क्स का पेपर में पूछा जाएगा। जहां तक पार्ट बी की बात है तो उसके अंदर टोटल 5 चैप्टर हैं, और उन 5 चैप्टर की जो वेटेज है वो कुल मिला के आपकी 20 मार्क्स की रहने वाली है। क्लियर है? इसके अलावा एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि काफी स्टूडेंट जो है 12th के बाद सीए वगैरह का ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। तो हम जहां तक सवाल सीए के पैटर्न की, सीए फाउंडेशन की बात है, तो उसमें पार्ट ए आएगा, पार्ट बी नहीं आता। ये मैंने नॉलेज चेक आपको बता दिया है, उन स्टूडेंट को फायदा मिलेगा जो लोग 12th के बाद अपना सीए करिकुलम सोच रहे हैं, सीए फाउंडेशन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो पार्ट ए आएगा, पार्ट बी सीए फाउंडेशन में नहीं पूछा जाता है। क्लियर है? अब मैं पेपर पैटर्न की बात कर देता हूं। पेपर पैटर्न में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, पेपर का जो पैटर्न है उसमें
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे 34। टोटल 34 क्वेश्चन हैं और कोई ओवरऑल चॉइस आपको नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि 34 की जगह 40 क्वेश्चन आ गए और ये कह दिया जाए कि कोई से भी 34 क्वेश्चन आपको करने हैं। कोई ओवरऑल चॉइस नहीं होगी, कोई ओवरऑल ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, इंटरनल ऑप्शन जरूर होंगे, ठीक है ना। ईदर और करके सपोज कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 16 दिया आपको और 16 के दो पार्ट बना दिए कि या तो ये वाला पार्ट कीजिए या ये वाला पार्ट कीजिए। इसी तरीके से हो सकता है क्वेश्चन नंबर 23 में आपको ईदर और करके एक ऑप्शन दे दें, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 में दे दें। तो इंटरनल चॉइस कुछ क्वेश्चन में पॉसिबल है, वो होती है, लेकिन कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है, यानी कि 34 के 34 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। अब मैं वेटेज के हिसाब से बता देता हूं कि एक एक मार्क्स के क्वेश्चन कितने रहेंगे और 3-3 नंबर के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर के कितने क्वेश्चन रहेंगे और 6 नंबर के क्वेश्चन कितने रहेंगे, ठीक है। तो मार्क्स की अगर बात करें तो टोटल 4 कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। 1 मार्क्स के जो हैं वो 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। एक एक नंबर के जो एमसीक्यू है उसमें ट्रू फॉल्स वगैरह कुछ भी आ सकता है, तो एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके अलावा 3-3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 3-3 नंबर के कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर मैं 4-4 नंबर की बात करूं तो इसमें 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं और अगर मैं 6-6 नंबर के क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये पेपर के पैटर्न को समझ लीजिए आप कि एक एक नंबर के क्वेश्चन 20 रहने वाले हैं, 20 रहने वाले हैं। 3-3 नंबर के क्वेश्चन 6 रहने वाले हैं। 4-4 नंबर के क्वेश्चन 3 रहने वाले हैं और 6-6 नंबर के क्वेश्चन 5 रहने वाले हैं। तो अगर ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो 20 और 6 आपके 26, 26 और 3 29, 29 और 5 34 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूं तो ये बैठने चाहिए आपके 80। कैसे बैठेंगे? एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन है तो 20 मार्क्स की बात हो गई हमारी। 3-3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है तो 18 मार्क्स की बात हो गई। 4-4 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन है तो 12 की बात हो गई। 6-6 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है तो 30 मार्क्स टोटल हो गए। और जब आप इनका टोटल निकालेंगे 20 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 30 तो इट कम्स टू 80 मार्क्स। तो आपको मालूम है कि थ्योरी आपकी जो है वो 80 मार्क्स की है और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। तो 80 मार्क्स का इस तरीके से डिवीजन हुआ है। अगर मैं इसको और बाइफर्केट करूं कि पार्ट ए में कितने क्वेश्चन आएंगे और पार्ट बी में कितने क्वेश्चन आएंगे, यहां पर मैं बाइफर्केट कर देता हूं पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है ना। यानी कि एक एक नंबर के क्वेश्चन अगर पार्ट ए में की बात करें तो 16 क्वेश्चन आएंगे और 4 क्वेश्चन जो हैं पार्ट बी में से, यानी कि एनालिसिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से आपसे पूछे जाएंगे। अगर मैं 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूं तो पार्ट ए में 4 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन आपके पार्ट बी में से 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं 4-4 नंबर के क्वेश्चन की बात करूं तो टोटल 3 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें पार्ट ए में 2 क्वेश्चन आएंगे और पार्ट बी में 1 क्वेश्चन आएगा। अगर मैं 6-6 नंबर के क्वेश्चन की बात करूं तो टोटल 5 ही क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से पार्ट ए में 4 क्वेश्चन आएंगे और पार्ट बी में 1 ही क्वेश्चन आएगा। तो 4 क्वेश्चन पार्ट बी में एक एक नंबर के आएंगे तो टोटल 4 नंबर हो गए। 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे पार्ट बी में से तो वो टोटल 6 नंबर के हो गए, तो 4 और 6 10 हो गए। एक क्वेश्चन 4 नंबर का आ गया तो 14 और एक क्वेश्चन 6 नंबर का आ गया। तो पार्ट बी में इस तरीके से 20 मार्क्स के पेपर आपका पार्ट बी का बैठता है और जब आप यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बैठेगा, ठीक है ना। तो ये आपको एक तरीके से क्रॉस चेकिंग मैंने करा दी है कि टोटल पेपर किस तरीके से आपका डिजाइन किया जाता है। ओवरऑल चॉइस कुछ भी नहीं होगी आपको, टोटल
हमें अकाउंटेंसी के अंदर 3 बुक हमें पढ़नी है। 11th के अंदर आपने केवल एक ही बुक पढ़ी है, यहाँ पर आपको टोटल कितनी बुक पढ़नी है? 3 बुक पढ़नी है 80 मार्क्स के लिए। पहली बुक का नाम क्या है? पार्टनरशिप अकाउंट, जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरी बुक जो है वो है कंपनी अकाउंट, और तीसरी बुक है आपकी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो गेटिंग दिस पॉइंट, कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको सवाल पूछना हो, कुछ भी दिमाग में आपके अभी तक जो पेपर पैटर्न को लेके मैंने आपको एक माइंड मैप दिया है, इसमें कुछ भी पूछना हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है, सर ये तो चलिए पेपर पैटर्न हो गया, अब तैयारी कैसे करेंगे, कब तक कोर्स खत्म हो जाएगा, रिवीजन का क्या होगा, कितने टेस्ट होंगे, ये सब भी आपको जानना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज से हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो बैच एंडिंग डेट है, बैच एंडिंग डेट है 15 अक्टूबर 26, 15 अक्टूबर 2026 तक मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। मार्जिन में 5-7 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने हाथ में नहीं होती हैं, अवॉइडेबल होती हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए 15 अक्टूबर तक का आपका सिलेबस आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जब 15 अक्टूबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो इस दौरान भी आपके कुछ टेस्ट होंगे जिन्हें हम यूनिट टेस्ट बोलेंगे। जैसे जैसे टॉपिक होते चले जाएंगे वैसे वैसे मैं आपसे टेस्ट लेता रहूंगा, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट लूंगा। और कोर्स खत्म होने के बाद जब पेपर आने वाले होंगे फरवरी में, आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे फरवरी 2027 में, तो उससे पहले मैं 5 फुल मॉक टेस्ट भी आपको लूंगा, ठीक है। मैं अपना ही स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जो भी हम पढ़ेंगे मैं अपने स्टडी मटेरियल से पढ़ाऊंगा। हाँ, इसके अलावा आपके स्कूल के अंदर कोई सी भी बुक लगी हुई है, आप मेरे से उसके प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने ही नोट से पढ़ा के बस उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं बताऊँ, ऐसा कुछ नहीं। कहीं से भी किसी भी बुक से आप क्वेश्चन पूछना चाहें आराम से पूछ सकते हैं। अपने जो नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, वो पूरी रिसर्च के बाद बनाए हुए हैं कि जो भी पेपर का लेवल है उसमें कुछ अप करके मैंने नोट बनाए हुए हैं, ठीक है ना। मैं क्लास 12 पढ़ा रहा हूँ, तो क्लास 12 का जो भी अभी तक लेवल आया है, जैसे इस बार तो बहुत ही इजी लेवल आया है, तो हम उसके हिसाब से भी नहीं चल सकते, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में आपका थोड़ा सा लेवल वो अप कर दे। तो जो भी अभी तक का लेवल है उससे थोड़ा सा 15 से 20% अप लेके मैं बच्चे की तैयारी कराता हूँ। वो इस वजह से कराता हूँ कि देखिए, जो भी हमारे तैयारी का लेवल है, अगर उससे इजी पेपर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, सरप्राइज होने की जरूरत ही नहीं है, आपको आसान लगेगा और आप अच्छे नंबर ले आएंगे। लेकिन अगर हम लोग तैयारी का लेवल ऑटोमेटिकली कम रख के चले और पेपर ने धोखा दे दिया, तो फिर आपको मुश्किल हो सकती है, ठीक है ना, अच्छे मार्क्स शायद ना आ पाए। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा अप लेके चलेंगे। सबसे पहले हम जो कोई भी कॉन्सेप्ट को है, वो हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, हम रटेंगे नहीं, कोई फॉर्मेट हमें रटना नहीं है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सर चीजें अंडरस्टैंड नहीं हो पा रही हैं, तो मैं दोनों ही वे लेके चलूंगा, आपको अंडरस्टैंडिंग का भी वे लेके चलूंगा और उसके बाद में आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। जहां जहां पॉसिबल है वहां वहां आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दी जाएगी, वहां वहां आपको पैटर्न बता दिया जाएगा कि इस पैटर्न को, इन स्टेप को आप फॉलो कर लें और उन स्टेप को फॉलो करके आपका आंसर आ जाएगा। ऑल्दो मैं जो स्टेप का जो तरीका है उसे अच्छा नहीं मानता हूँ। उसका रीजन क्या है कि जिस समय मैं स्टेप को बता रहा हूँ उस समय तो क्योंकि आपका माइंड यूज हो ही नहीं रहा, तो आपको उस समय इजी लगेगा, ठीक है ना। लेकिन आपने कभी सोचा है कि कोर्स इतना बड़ा है कि कहाँ तक आप स्टेप याद करके चलेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग का ही जो वे है वो ज्यादा बेटर रहता है, ऑल्दो मैं दोनों ही चीजें आपको लेके चलूंगा। इसके अलावा आपको 2 रजिस्टर बनाने हैं, एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाना है जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप लिखाता हुआ चलूंगा, और एक आपको न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन का रजिस्टर बनाना है। जो आपको कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाना है वो अलग बनाना है, उसमें न्यूमेरिकल मत कीजिएगा,
जो न्यूमेरिकल का रजिस्टर है वो अलग बनाइए। बच्चे पूछते हैं सर इसकी जरूरत क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए जो मैं कॉन्सेप्ट लिखा के चल रहा हूँ, ठीक है, जो मैं थ्योरी लिखा के चल रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर आपको उसे रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप एक ही रजिस्टर में रखते हैं, ठीक है, सपोज पहला चैप्टर में फंडामेंटल पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल करते करते आपके 70-80 पेज आपके भर गए माना, ठीक है, उसमें थ्योरी 10-15 पेज की है, और वो भी पहला हमने कॉन्सेप्ट लिखा, उसके बाद आपने फिर न्यूमेरिकल कर दिया, फिर हमने दूसरा कॉन्सेप्ट लिखा, फिर आपने उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर दिए। तो आपको एक ही जगह वो थ्योरी लास्ट समय पर नहीं मिलेगी, इससे आपको रिवीजन करने में परेशानी होगी। तो दैट्स वाई ये जरूरी है कि जो मैं कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा आपको, साथ के साथ वो एक अलग रजिस्टर उसका मेंटेन होना चाहिए, और जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसका रजिस्टर आपका अलग मेंटेन होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा जो स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आते हैं वो ये भी है कि सर जो पेपर में एमसीक्यूज आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब क्लास 12 में आपके कुलीग पढ़ रहे हैं कहीं, या पुराने मित्र आपके अगर पढ़ चुके हैं, तो जनरली केवल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कराए जाते हैं, ठीक है ना। एमसीक्यू आपको खुद करने होते हैं, एसर्शन रीजन आपको खुद करने होते हैं। मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट पैकेज लेके चलूंगा कि जो किसी भी चैप्टर में रिलेटेड एमसीक्यू हैं वो भी लास्ट में हम लोग करेंगे, असर्शन रीजन है वो भी हम करेंगे, जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। हर चैप्टर में आप ये मान के चलिए कि 2 से 3 क्लास मेरी फालतू लग जाएंगी, लेकिन उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। आपको चैप्टर एंड होने के बाद ये खुद एहसास होने लगेगा कि अब इस चैप्टर में मुझे खुद से कुछ नहीं करना, मैं क्योंकि मैं यहाँ पे करा के चल ही रहा हूँ, आपको एक एक क्वेश्चन को करा के चलूंगा, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो जो आपकी पावर है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए। क्लियर है। इसके अलावा जो भी आपकी क्लासेस, क्योंकि फेस टू फेस भी बच्चे आते हैं, लाइव क्लासेस के लिए भी आते हैं और रिकॉर्डेड भी आते हैं, तीनों ही तरीके से मेरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। जो बच्चे लाइव क्लासेस के हैं या जो बच्चे फेस टू फेस के हैं, तो उन्हें ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। उसका ऐप मैं आपके लिए बनवाऊंगा, उसका तरीका बताऊंगा कि किस तरह से वो चलेगी, और अनलिमिटेड व्यूज के साथ आपको मिलेंगी विद प्रॉपर इंडेक्सिंग हुई। ठीक है, यानी कि चैप्टर 1 हम लोग कर रहे हैं, फंडामेंटल और पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो क्लास 1 में क्या क्या है, क्लास 2 में क्या क्या चीज है, क्लास 3 में क्या क्या चीज है। इंडेक्सिंग होना इसलिए जरूरी है कि आपको ये क्लासेस अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 15 दिन बाद आप कुछ भूल रहे हैं, 30 दिन बाद आप कुछ भूल रहे हैं, तो आप ढूंढने अगर बैठेंगे कि क्लास 1 में क्या था, क्लास 2 में क्या था, तो ऑटोमेटिकली जो हम ये फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, ये फैसिलिटी ना होकर एक सरदर्द बन जाएगा कि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो प्रॉपर इंडेक्सिंग के साथ आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। जो भी आपका टॉपिक मिस है, जो भी आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, डायरेक्टली आप उस क्लास को देखिए और उससे आप अपना रिवीजन कर लीजिए। 1 साल की वैलिडिटी आपको पूरी मिलेगी विद अनलिमिटेड व्यूज। अनलिमिटेड व्यूज का मतलब क्या है कि एक ही क्लास को आप 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, वो आपको मिलेगी। जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लासेस के हैं तो उन्हें तो खाली रिकॉर्डेड ही वर्जन मिलेगा, लेकिन जो लाइव क्लास है या जो बच्चे फेस टू फेस क्लासेस मेरे से कर रहे हैं मेरे सेंटर पर, तो उन्हें रिकॉर्डेड क्लास की फैसिलिटी ऑटोमेटिकली मिलने वाली। तो आई थिंक ये सब चीजें जो माइंड में क्वेश्चंस आते हैं किसी भी चीज को लेके, मैंने अपनी तरफ से पूरे क्लियर करने की कोशिश की है। इन केस अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले जो बुक है हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनर, ठीक है, जो कि 36 मार्क्स की है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस को। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो बुक 1 है इसके अंदर जो 7 चैप्टर हैं वो कौन कौन से हैं। तो मेरे साथ आप लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। जो बुक 1 है, इस बुक का नाम है पार्टनरशिप।
इसके अंदर टोटल 7 चैप्टर हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले जो चैप्टर 1 है वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो हम आज स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगेगा आपका। चैप्टर 2 जो है वो है गुडविल। चैप्टर 2 जो है वो है गुडविल का। चैप्टर 3 जो है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो चैप्टर 3 है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चैप्टर 4 जो है वो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, दिस इज चैप्टर 4। चैप्टर 5 जो है वो है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। दिस इज चैप्टर 5, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। चैप्टर 6 जो है वो है डेथ ऑफ ए पार्टनर। चैप्टर 6 जो है वो है डेथ ऑफ ए पार्टनर। और जो लास्ट चैप्टर है पार्टनरशिप यानी कि बुक 1 के अंदर वो है डिसोल्यूशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये बुक 1 है। चलिए अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर नंबर 1, और वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। चैप्टर 1, और चैप्टर 1 का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सबसे ज़्यादा टाइम जो है इसी में लगेगा हमें। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, कि एग्जैक्टली पार्टनरशिप है क्या, या उसके एसेंशियल एलिमेंट क्या है। तो जब हमारे माइंड में क्वेश्चन राइज होता है तो इसको जो जवाब है, जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल दृष्टिकोण से जवाब है, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से मिलता है। ठीक है, तो हम उसी की परिभाषा से समझेंगे कि पार्टनरशिप है क्या। क्योंकि जब हम अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप चैप्टर को करेंगे तो बहुत कुछ प्रोविजन जो हैं, जो पार्टनरशिप एक्ट में बताए गए हैं, वो यूज होने वाले हैं हमारे। ठीक है, तो पार्टनरशिप है क्या। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, इसे कॉन्सेप्ट नंबर 1 डाल लीजिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। सेक्शन 4 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, वो हमें ये बताता है कि पार्टनरशिप एग्जैक्टली है क्या। तो पार्टनरशिप मीन्स, जल्दी से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। पार्टनरशिप मीन्स पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन two or more persons. Partnership is the relation between two or more persons who agree to share the profit, to share the profit.
Partnership is the relation between two or more persons who agree to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. This is the legal definition of a पार्टनरशिप की पार्टनरशिप क्या है। अब इसे हम एक एक एलिमेंट के तहत समझते हैं। एसेंशियल एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट देखिए ऊपर मैंने पढ़ा पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो सबसे पहला जो एसेंशियल एलिमेंट आता है जो हमारे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि कितने लोग होने चाहिए, तो सबसे पहला है टू और मोर पर्सन। सबसे पहला है टू और मोर पर्सन। अब मिनिमम तो ये दो हो गए, ये तो मिनिमम तो ये हो गए, लेकिन मोर कितने, ठीक है ना, तो ये 50 हो सकते हैं। सर ये वाली बात कहाँ लिखी हुई है अगर आपसे पूछा जाए, तो देखिए हम पढ़ जरूर पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर रहे हैं, लेकिन ये चीज लिखी हुई है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ये वहां पर बताया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर दैट ए पार्टनरशिप फर्म कैन हैव इज ओनली 50%, यानी कि 50% से ज्यादा लोग हो ही नहीं सकते एक पार्टनरशिप के अंदर। तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है कि मिनिमम नंबर कितने होते हैं पार्टनरशिप में, 2 होते हैं, और मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं आपके, 50 होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है एमसीक्यू का कि ये वाली बात यानी कि जो 50% मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं, ये बात कहाँ लिखी हुई है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इट इज नॉट रिटन एनीवेयर अंडर द पार्टनरशिप एक्ट बट इट वाज रिटन अंडर द कंपनी एक्ट 2013। तो दो क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के तैयार हो जाते हैं, जो आपको मैं साथ के साथ याद कराता रहूंगा। जहाँ पर मुझे स्ट्रेस डालना है, हाईलाइट करना है, मैं एक एक चीज को हाईलाइट करूंगा और हमारे जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी तैयार हो। तो एसेंशियल एलिमेंट के अंदर जो सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है दैट इज टू और मोर पर्सन। दूसरी चीज है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री, यानी कि एग्रीमेंट होना जरूरी है, एग्रीमेंट होना जरूरी है। इसकी डिटेलिंग में हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें उतना थ्योरी पढ़नी है जितना हमारे अकाउंटेंसी पेपर क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बस पता होना चाहिए अगर लिखने के लिए कभी आ जाए कि एसेंशियल एलिमेंट में क्या क्या चीज़ें जरूरी है। तो टू और मोर पर्सन इसकी डिटेलिंग मैंने बता दी आपको, टू और मोर पर्सन की एग्रीमेंट होना जरूरी है। विदाउट एग्रीमेंट वी कैन नॉट फॉर्म ए न्यू पार्टनर, यानी कि आप एक नई पार्टनरशिप बनाना चाहें without entering into an agreement it is not possible at all। तीसरी जो चीज है वो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मैं यहाँ पर एंड लॉस भी लिख रहा हूँ, लेकिन बात को समझ लीजिएगा कि जो वर्ड यूज किए गए हैं इन द लॉ वो लॉस नहीं है, ठीक है ना। वो एक अलग बात है कि क्लास 12 में इतना ज्यादा बारीकी से ध्यान दिया नहीं जाता है। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ए प्री कंडीशन टू क्रिएट ए न्यू पार्टनरशिप। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट ए प्री कंडीशन टू फॉर्म ए न्यू पार्टनरशिप। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इट मीन देखिए अगर ये लोग लिख देते कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इट मीन्स जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन पार्टनरशिप में एंटर होना चाहता है, उन हर व्यक्ति के लिए प्रॉफिट के साथ लॉस को शेयर करना भी जरूरी हो जाता। लेकिन आपने पीछे कभी पढ़ा होगा, समझा होगा, न्यूमेरिकल्स में कई बार जिक्र आया होगा कि ऐसे भी पार्टनर मौजूद होते हैं जो खाली फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, लॉस शेयर नहीं करते। जैसे माइनर के बारे में कभी सुनने में आया होगा, तो आपको पता लगा होगा कि माइनर जो है वो पार्टनर हो जाता है एक नई फर्म में, एक एग्जिस्टिंग फर्म में, लेकिन वो केवल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट करता है, लॉस में शेयर
नहीं करता है। तो वो क्यों संभव है? क्योंकि लो की प्री रिक्विजिट जो प्री कंडीशन है टू फॉर्म ए न्यू पार्टनरशिप, द ओनली रिक्वायरमेंट इज टू टू शेयरिंग द प्रॉफिट। लोड भी अगर शेयर करें तो वो एक्स्ट्रा एक एडवांटेज है, लेकिन वो एक प्री कंडीशन नहीं है, वो एक प्री रिक्विजिट नहीं है पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए या एक पार्टनर बनने के लिए। ये एक प्री रिक्विजिट कंडीशन नहीं है कि आपको अगर प्रॉफिट शेयर करना है तो लॉस भी शेयर करना है। ठीक है, अगर लॉस भी शेयर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। 90% केसेज में कोई भी पार्टनर की फर्म जो है न्यू पार्टनर को अगर वो ला रही है तो वो इस शर्त पर नॉर्मली तैयार नहीं होती है कि खाली आप प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस शेयर नहीं करेंगे। जनरली पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही शेयर किया जाता है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की रिक्वायरमेंट नहीं। नेक्स्ट कंडीशन इज, जो फोर्थ कंडीशन है वो है बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि अगर आपको एक पार्टनरशिप बनानी है तो जिसका मोटिव होना चाहिए टू रन ए बिजनेस, नॉट फॉर चैरिटेबल पर्पज, नॉट फॉर रिलीजियस पर्पज। यानी कि जो मोटिव होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए टू अर्न प्रॉफिट। ऐसा नहीं है कि आपका जो मोटिव है टू अर्न प्रॉफिट, आप ऑलवेज बिजनेस में प्रॉफिट ही कमाएंगे। लॉस भी अर्न होता है, आपने देखा होगा कई बार बिजनेस बंद भी होते हैं, शट डाउन भी होते हैं, क्योंकि उन्हें हैवी लॉसेज हो जाते हैं। लेकिन हमारी सोच जो होनी चाहिए, हमारी सोच चैरिटेबल पर्पज नहीं होनी चाहिए, धार्मिक कार्य की नहीं होनी चाहिए, दान पुण्य की नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई वेंचर रन करना चाहते हैं जिसका मोटिव आपका चैरिटेबल पर्पज है या जिसका मोटिव आपका रिलीजियस पर्पज है, तो यू कैन नॉट फॉर्म ए पार्टनरशिप लीगली। आप एक लीगली पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते। लीगली पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए टू मोर पर्सन होनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए और बिजनेस पर्पज होना चाहिए। और लास्ट जो कंडीशन है वो है म्यूचुअल एजेंसी। इसको भी हम डिटेलिंग में नहीं समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन कोई आता नहीं है। जो लास्ट कंडीशन है म्यूचुअल एजेंसी, वो यहाँ से आया है ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस पूरी लाइन का मतलब है म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि हर पार्टनर जो है वो दो रोल अदा करता है। हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है और हर पार्टनर एजेंट भी है। दूसरे के ब्याह पर वो वर्क भी कर सकता है और दूसरे उसके ब्याह पर भी वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिटेलिंग में नहीं समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी आपका क्लास 12 ही है, कोई लीगल दृष्टिकोण नहीं है। तो हम केवल उतनी थ्योरी समझेंगे जितना कि हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगी। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो एसेंशियल एलिमेंट है मेरे साथ रिपीट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन थ्योरी के पूछ लिए जाते हैं। टू और मोर पर्सन होना जरूरी है, दूसरा एग्रीमेंट होना जरूरी है, तीसरा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना जरूरी है, चौथा आपका बिजनेस होना जरूरी है और पांचवा म्यूचुअल एजेंसी होना जरूरी है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए तो ये याद कर लीजिएगा, इन पांचों एलिमेंट में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो कौन सा है? क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है? क्या बिजनेस मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है? आंसर इज नो। म्यूचुअल एजेंसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। ऑल्दो पांचों के पांचों जरूरी हैं, बिना किसी भी एक के अगर कोई भी एब्सेंस रहेगी पार्टनरशिप को फॉर्म करने में, कोई सा भी एसेंशियल एलिमेंट अगर मिसिंग होगा तो पार्टनरशिप नहीं बन सकती। लेकिन कहने में सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है म्यूचुअल एजेंसी। तो आप ये याद रखिएगा। तो दो तीन क्वेश्चन जो एमसीक्यू के बनते हैं इस पार्टनरशिप की परिभाषा से, वो मैंने आपको बता दी। क्लियर है? जहां तक कोई भी डाउट परेशानी हो एक बार सोच लीजिए। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप की डेफिनेशन में एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि आगे बढ़ने से पहले हमें पार्टनरशिप पता होना चाहिए। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम फॉर ऑल। इससे 5 एसेंशियल एलिमेंट निकल के आते हैं, जिसमें से हमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट को थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पहला है टू और मोर पर्सन, मिनिमम 2 लोगों की जरूरत है, मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं। ये जो 50 लोग हैं ये कहाँ लिखे गए हैं? ये आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखे गए हैं, कहीं पर भी नहीं लिखे गए हैं। ये लिखे गए हैं कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू बनता है। इसके अलावा आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, ये इसकी डिटेलिंग हम नहीं कर रहे हैं। तीसरी चीज आपकी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए। लेकिन क्लास 12 में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस
इकट्ठा भी लिख देते हैं तो उसमें कोई अदरवाइज आप उस चीज़ को मत देखिएगा। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो केवल क्लियरिंग ऑफ प्रॉफिट की है, जो लीगल रिक्वायरमेंट है क्लियरिंग प्रॉफिट की है, लॉस की नहीं है। दैट्स वाई ऐसे पार्टनर पाए जाते हैं जो प्रॉफिट में ही क्लियर करते हैं, लॉस में क्लियर नहीं करते। और यहाँ पर लिखा हुआ होता है क्लियरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो इट मीन ऐसे पार्टनर हो ही नहीं सकते थे जो लॉस में क्लियर नहीं करना चाहते। नेक्स्ट चीज है बिजनेस। यहाँ से एसेंशियल एलिमेंट से क्वेश्चन बनता है कि चैरिटेबल पर्पज या रिलीजियस पर्पज के लिए अगर आपका पर्पज, आपका मोटिव टू अर्न प्रॉफिट नहीं है, अगर आपका मोटिव टू अर्न गेन नहीं है, तो यू कैन नॉट फॉर्म ए न्यू पार्टनरशिप विदाउट द प्रॉफिट मोटिव, विदाउट रनिंग ए बिजनेस, विदाउट कि आप बिजनेस नहीं करना चाहते, इसके मोटिव के इस मोटिव के बिना आप पार्टनरशिप को फॉर्म नहीं कर सकते। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द मैक्सिमम फॉर ऑल, इसे शॉर्ट में कहा जाता है म्यूचुअल एजेंसी। इसको हम डिटेल में यहाँ नहीं समझ रहे हैं क्योंकि जरूरत है नहीं। अब देखिए एक आगे की चीज मैं बताता हूँ कि आप दो या दो से अधिक लोग, एक आप अपने आप को इमेजिन कीजिए, आप किसी के साथ पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन एफएक्यूज आपके दिमाग में आते होंगे कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, कौन कितनी कैपिटल लेके आएगा, कौन कितनी मेहनत से काम करेगा, अगर कोई व्यक्ति कोई पार्टनर अगर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है, क्योंकि ऐसा संभव कभी भी नहीं होता। किसी भी पार्टनरशिप को ले लीजिए, अगर 4 पार्टनर भी हैं तो चारों के चारों एफर्ट सेम है, ऐसा संभव नहीं है कि चारों की चारों कैपिटल एक जैसी होगी। तो सबके एफर्ट्स अलग हैं, सबकी परिस्थिति अलग है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठते हैं कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, कैपिटल कौन कितने लेके आएगा, क्या कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन सब के जो जवाब है, तो आपको आपस में एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा जिसे कहा जाता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ऑल्दो इट इज नॉट ए लीगल रिक्वायरमेंट टू हैव ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, कोई जरूरी नहीं है लेकिन एडवाइजेबल रहता है। तो ये चीज लिखिएगा कि नॉट कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 1 तो आपका डेफिनेशन हो गई। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखिएगा, इट इज नॉट ए लीगल रिक्वायरमेंट टू हैव ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इट इज नॉट ए लीगल रिक्वायरमेंट it is not a legal requirement to have a partnership agreement. ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना चाहिए, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव एन एग्रीमेंट। ये एडवाइजेबल रहता है कि आप एक एग्रीमेंट रखें सो दैट कि आपके बीच के जो डिस्प्यूट हैं उन्हें मिनिमाइज किया जा सके। अब आपको ये समझना है कि एग्रीमेंट रिटन में होता है, ओरल होता है, या दोनों तरीके से संभव है। ये हमें समझना है कि एग्रीमेंट जो है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। ओरल भी हो सकता है और वो राइटिंग में भी हो सकता है। अगर वो राइटिंग में है तो इसे पार्टनरशिप डीड भी बोल दिया जाता है, पार्टनरशिप डीड बोल दिया जाता है। क्लियर है? ओरल में भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है। तो पार्टनरशिप डीड और ओरल एग्रीमेंट में केवल इतना ही अंतर है। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो ब्रॉडर सेंस में यूज किया जाता है, क्योंकि ओरल और राइटिंग दोनों को ही एग्रीमेंट बोला जाता है, लेकिन अगर जब भी अगर राइटिंग में हो जाता है तो उसे और मोर स्पेसिफिक पार्टनरशिप डीड बोल दिया जाता है। हमें एग्रीमेंट चाहिए, चाहे वो ओरल हो चाहे वो राइटिंग,
अगर पेपर में क्वेश्चन में ये आ जाए आपका कि राइटिंग में नहीं ओरल में है, तो भी वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट का ही काम करेगा। अगर पार्टनरशिप डीड है तो भी वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट का काम करेगा। कभी इसमें कंफ्यूज होकर रह जाए कि डीड नहीं है बट ओरल एग्रीमेंट है, तो ओरल एग्रीमेंट अगर है तो वही रूल लगेंगे जो एग्रीमेंट होने पर लगते हैं। क्लियर हो गई। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिखिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिखिएगा। देखिए, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट है तो जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, जो एग्रीमेंट में डिसाइडेड है बिटवीन द पार्टनर, वो सब चीजें एप्लीकेबल है। ठीक है। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो मैं कुछ प्रोविजन बता रहा हूँ, टोटल 6 पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। उन 6 पॉइंट से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आते हैं। उन 6 पॉइंट से रिलेटेड वो प्रोविजन लगेंगे जो पार्टनरशिप एक्ट में लिखे हैं। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट है तो जो मैं लिखवाऊंगा वो नहीं लगेंगे, जो एग्रीमेंट में है यानी कि जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है वही प्रोविजन लगेंगे। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या प्रोविजन लगेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट नंबर 3, इंपॉर्टेंट प्रोविजन। इंपॉर्टेंट प्रोविजन when there is no partnership deed, when there is no partnership agreement। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या प्रोविजन लगेंगे, हम उनकी बात कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर ट्रीटमेंट। प्रोविजन फॉर ट्रीटमेंट। पहली बात रेमुनरेशन की आती है। पहली बात रेमुनरेशन की आती है कि अगर कोई पार्टनर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है तो उसे उसकी एफर्ट के लिए कुछ सैलरी कुछ कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आंसर इज नो। इसे बॉक्स में बंद कर दीजिएगा तो दैट की हाईलाइट हो जाए चीज। नो सैलरी और कमीशन इज अलाउड। नो सैलरी और कमीशन इज अलाउड टू एनी पार्टनर। दूसरी चीज जो एक माइंड में क्वेश्चन राइज होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। तो अगर एग्रीमेंट है तो जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वो होगा, लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इट विल बी इक्वल। इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल। तीसरी बात जो आती है वो आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी पार्टनर ने कोई कैपिटल लगा रखी है, किसी ने 10 लाख लगा रखी है, किसी ने 20 लाख रुपए लगा रखी है, तो क्या उन्हें उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अगर एग्रीमेंट में है तो वो होगा, लेकिन अगर एग्रीमेंट में नहीं है तो नो। नो इंटरेस्ट इज अलाउड। नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैप। नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैप। नेक्स्ट बात ये आती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से क्या होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो फर्म के लिए एक्सपेंसिव है, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग क्या होते हैं, आप अच्छी तरह से क्लास 11th में पढ़ के आए हैं। वहाँ बस प्रोपराइटर के लिए आप पढ़ते हैं कि जब भी प्रोपराइटर फर्म से कुछ पैसा विड्रॉ करता है या कुछ गुड्स विड्रॉ करता है अपने पर्सनल पर्पज के लिए, तो वो ड्रॉइंग कहा जाता है।
तो क्योंकि वो फर्म से विड्रॉ कर रहा है तो क्या फर्म उससे इंटरेस्ट लेगी? तो ले सकती है पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, अगर एग्रीमेंट नहीं है, तो नो इंटरेस्ट इज चार्ज, नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग। नेक्स्ट चीज जो आती है कि पार्टनर को उसके लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। लोन क्या होता है कि अगर पार्टनर ने कैपिटल के अलावा कुछ एडिशनल फंड दे रखे हैं लोन के रूप में फर्म को, तो वो है लोन। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो अगर आपकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ लिखा हुआ है तो उस रेट से होगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट है नहीं या साइलेंट है, तो भी रूल ये कहता है, एक्ट ये कहता है, अलाउड एट 6% पर एनम। जो रूल ये कहता है कि अलाउड एट 6% पर एनम। ये जो शुरू के 5 चीजें हैं, ये आपके अकाउंट को क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगी। जो लास्ट पार्ट है वो कभी कभी एमसीक्यू वगैरह में आ जाता है, इसका क्वेश्चन से मतलब नहीं है। एडमिशन, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यानी कि अगर किसी नए व्यक्ति को पार्टनर बनाना है तो उसके लिए क्या रूल है। पॉसिबल, पॉसिबल ओनली इफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्री, यानी कि नया पार्टनर तभी संभव है फर्म में लाना जब सारे के सारे पार्टनर तैयार हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में, एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में 20 पार्टनर हैं, उस आप एक नए पार्टनर को यानी कि 21वें पार्टनर को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। फिलहाल क्योंकि 20 पार्टनर हैं, उनमें से 19 तैयार हैं कि 21वें पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन एक पार्टनर ने अगर तंबू गाड़ के खड़ा हो गया कि नहीं, हमें जरूरत नहीं है, हम 21वें पार्टनर को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो जो लॉजिकल मन में ख्यालात आता है वो ये आता है कि जब 19 एक तरफ हैं तो एक व्यक्ति के हाँ या ना से क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन लो ये कहता है, पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि अगर नया पार्टनर इंट्रोड्यूस करना है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर जितने भी हैं सभी की यस चाहिए, सभी की कंसेंट चाहिए। इसे टेक्निकल भाषा में कहा जाता है यूनेनिमस कंसेंट, और हिंदी में कहा जाता है सर्वसम्मति। यानी कि नया पार्टनर इंट्रोड्यूस तभी हो सकता है किसी एग्जिस्टिंग फर्म में जब नए पार्टनर के इंट्रोड्यूस होते वक्त जितने भी पार्टनर हैं सबकी सहमति प्राप्त हो जाए। अगर एक भी पार्टनर ने मना कर दिया तो कितनी भी बड़ी मेजोरिटी हो उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अगर एक भी पार्टनर में डिसएग्री होता है न्यू पार्टनर को एडमिशन से मिले। तो क्लियर हो गई बात ये। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये प्रोविजन तब है इफ देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और या देयर इज ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट बट पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट रिगार्डिंग दी प्रोविजन। मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में एग्रीमेंट है, लेकिन उस एग्रीमेंट में इन बातों का जिक्र नहीं है, तो भी हम यही मानेंगे कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। पहली बात है रेमुनरेशन। अगर रेमुनरेशन एग्रीमेंट में है कि पार्टनर जो ज्यादा एफर्ट डाल रहा है उसे 20,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिल जाएगी, 10,000 पर मंथ की सैलरी मिल जाएगी, तो फिर मिलेगी। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कोई पार्टनर कितने भी एफर्ट डाल ले, नो सैलरी नो कमीशन अलाउड टू एनी पार्टनर। सेकंड चीज आती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चाहे किसी ने कितनी भी कैपिटल लगा रखी हो, किसी ने कम लगा रखी हो, तो हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल रहेगा। अगर आपको इक्वल में समझ नहीं आता है तो ऑलरेडी आप पहले से इस बात को तय करके रखें, डिसाइड करके रखें, जिससे डिस्प्यूट ना बढ़े। अगर कुछ नहीं डिसाइड करेंगे तो हम आपको बता रहे हैं, एक्ट आपको बता रहा है कि हम कैपिटल के रेशो में आपका प्रॉफिट शेयर नहीं बांटेंगे, हम इक्वल बांटेंगे। तीसरी चीज है कि अगर किसी पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल लगा रखी है, कम कैपिटल, किसी ने कम कैपिटल लगा रखी है, तो एक मुद्दा झगड़े का ये पैदा होता ही है। जिसने ज्यादा लगा रखी है वो इंटरेस्ट चाहेगा, ठीक है ना, वो कहेगा तुम भी इंटरेस्ट लो मैं भी इंटरेस्ट लेता हूँ, क्योंकि मैंने ज्यादा लगा रखी है तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा।
तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा इफ देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट? द आंसर इज नो, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात आती है। जब हम प्रोपराइटर की बात करते थे तो खुद ही मालिक थे सब चीजों के, आप कितने भी ड्राइंग करें, कितना भी आप कैपिटल लगाएं, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दो या दो से अधिक लोग होते हैं, तो यहाँ पर फर्क पड़ता है कि हो सकता है कि एक पार्टनर ज्यादा ड्राइंग कर रहा हो, फर्म से ज्यादा पैसा निकाल रहा हो, दूसरा आदमी कम निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है। तो जो नहीं निकाल रहा है वो चाहेगा कि जो व्यक्ति ज्यादा, जो पार्टनर ज्यादा पैसा निकाल रहा है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो, ये क्योंकि फर्म की इनकम आई, ठीक है ना। पार्टनर की पर्सनल लेवल पर ये एक्सपेंसेस है, लेकिन फर्म के लिए इनकम है। तो क्या अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर सकते हैं? आंसर इज नो, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज आती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अगर पार्टनर लोन है, अगर फर्म को पार्टनर ने कैपिटल के अलावा कुछ एक्स्ट्रा फंडिंग कर रखी है, तो क्या उस लोन के ऊपर पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा इफ देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट? तो आंसर इज यस, मिलेगा, लेकिन एट द रेट ऑफ 6%, केवल 6% पर एनम मिलेगा। अगर इससे ज्यादा चाहिए तो आपको एग्रीमेंट में ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, एग्रीमेंट में ये क्लोज आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो किस रेट से अलाउ होना चाहिए। तो लास्ट जो पॉइंट आता है वो है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर किसी भी वक्त एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में एक नए पार्टनर इंट्रोड्यूस करना है तो उसका तरीका क्या होगा, उसका तौर तरीका क्या होगा? तो वो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इज पॉसिबल ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। यानी कि जितने भी पार्टनर, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया कि 20 पार्टनर हैं, तो 20 के 20 जब हाँ करेंगे तब 21वां पार्टनर इंट्रोड्यूस हो पाएगा। अगर 20 में से 19 ने हाँ कर रखी है लेकिन 21 ने मना कर दिया है, वो अड़ गया अपनी जिद पर कि नहीं हमें 21वें पार्टनर की जरूरत नहीं है, तो 19वें पार्टनर की जो 19 पार्टनर की सहमति है, 19 पार्टनर की जो कंसेंट है, वो एक तरीके से लीगली बेकार हो जाएगी। उनकी ताकत बड़ी है लेकिन उस ताकत का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि अगर आपको नया पार्टनर इंट्रोड्यूस करना है तो ये संभव तभी होगा जब आप कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर प्राप्त करें। तो चलिए आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में हम इससे रिलेटेड जो हमने आज प्रोविजन समझे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।